आपकी आवाज नहीं आ रही। सर कुछ भी बोल नहीं रहे अभी। ठीक है, अब सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? सर जी जी सर। ओके, सबको मेरी यस आवाज आ रही है। ठीक है, तो हमने अभी जो मैंने वर्किंग की थी वो सबने देख ली है? जी सर। यस सर। कि हम बेसिकली ये वाली इक्वेशन जो शॉर्ट टूथ वेव है इसका हम कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। इसकी इक्वेशन हमने एस्टेब्लिश कर ली थी, y इज इक्वल टू टी है एक टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड इसका 1 सेकंड है, एफ नॉट भी इसका 1 हर्ट्ज है, और ये इसका जो पैरामीटर है ए नॉट इज इक्वल टू हाफ, ये हमने अभी अभी वेरीफाई किया। अब हम इसका ए एन और बी एन निकालने लगे। ठीक है, तो वी अगेन गो बैक टू द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ये हमने इसका ए नॉट निकाल लिया था जो कि वेरीफाई हो गया, हाफ के बराबर है। अब हम इसका ए एन और बी एन निकालेंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रब फ्यू थिंग्स। ठीक है, अब हम इसका ए एन और बी एन निकाल के वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अटेंडेंस अपनी प्लीज क्लास लीडर को नोट करा दिएगा। ए एन जो होता है वो बराबर होता है 2/T नॉट एफ टी कॉस 2 पाई एन एफ नॉट टी डी टी के बराबर होता है। ठीक है, एंड दिस इज अगेन ओवर अ टाइम पीरियड। ठीक है, तो ए एन इसका जो है वो बराबर हो जाएगा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द कॉस हार्मोनिक। ठीक है, ये 1 के बराबर है। ये टाइम पीरियड भी 0 से 1 पे एक टाइम पीरियड है। इक्वेशन है इसकी टी कॉस 2 पाई एन एफ नॉट टी डी टी। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करेंगे बताओ जल्दी, क्या करें? सबको आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था मैट्रिक में या यस सर आता है। आता है? जल्दी बताओ कैसे करें इसको। को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे ना, दो फंक्शन है। ठीक है, वी डिसाइड कि इसको हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू इसका जो इंटीग्रल है कॉस का क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रल साइन हो जाएगा p साइन 2 पाई n। अच्छा, एफ नॉट तो 1 है ना, मुझे पता है एफ नॉट इसका 1 है और टी नॉट भी 1 है, तो एफ नॉट को 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एफ नॉट यहाँ से वैनिश हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, सिर्फ n बचे। ठीक हो गया, ये आपके पास हो गया साइन 2 पाई n टी डिवाइडेड बाई 2 पाई n, ऐसा ही होगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव हो गया 1 और इंटीग्रल इसका वही है साइन 2 पाई n ओवर अगेन इसको 1 से लेके 0 तक। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूँ मैं ऊपर यहाँ पे लिखने के लिए। तो यहाँ पे लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी साइन 2 पाई n डिवाइडेड बाई 2 पाई n माइनस इसका दोबारा से हम जब लेंगे इंटीग्रल, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस हो जाता है, वो माइनस इस माइनस को ये कर देगा प्लस कॉस 2 पाई n टी, और एक और 2 पाई n जब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर n। इस पूरे की लिमिट है 1 से लेके 0 की, इसमें ये 1 से लेके 0 तक पुट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 1 इंटू साइन 2 पाई n इंटू 1, साइन ऑफ 2 पाई n इज ऑलवेज 0। साइन ऑफ 2 पाई n इज ऑलवेज 0 क्योंकि साइन में
अगर आप 360 का कोई भी मल्टीपल ले लें तो साइन 0 होता है। दिस इज द साइन वेव। ठीक है, 360 पे विच इज अ इवन मल्टीपल ऑफ पाई 0 होता है, तो यह हर इवन मल्टीपल ऑफ पाई में 0 आएगा। ठीक है, तो जब आप 2 को पाई से तरफ दे देंगे तो दीज आर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, n की वैल्यू जब अब आप चाहे कुछ भी कर लें, 1 कर लें तो 1 टाइम्स 2 इज 2, 2 टाइम्स 2 इज 4, तो ये हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू 0 होती है, और जब 0 पुट करेंगे तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला जो ब्रैकेट है ये तो 0 के बराबर है। दूसरा वाला जो ब्रैकेट है इसको करते हैं, cos ऑफ 2 पाई एन टी ओवर 4 पाई एन स्क्वायर। ठीक है, इसमें जब हम 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2 पाई एन ओवर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक हो गया। और जब 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक हो गया। cos का भी जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है तो cos हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, देखें 360 पे ये 1 है, बाकी 720 पे भी ये 1 होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो cos हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस अनदर 1 ओवर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड कर लिया कि इसका ए एन 0 के बराबर है। ठीक है, वापस जाके स्लाइड पे देख लेते हैं। ठीक है, स्लाइड भी यही है। ठीक है, स्लाइड पे भी देखें वो यही कह रही है, ए एन इसका 0 के बराबर है, बी एन निकालना है। ठीक है, बी एन जो भी है ये हम निकाल के, ठीक है, वी अगेन गो टू द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, वी क्लियर द होल व्हाइट बोर्ड। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड बी एन। 2 over t naught into f of t over a time period into sin 2 pi n f naught t। ठीक हो गया। इसमें हम जब पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी एन टी नॉट तो 1 के बराबर है, ये हो जाएगा 2, एफ नॉट टी के बराबर है, ये हो जाएगा ये साइन 2 पाई एन, एफ नॉट अगेन 1 के बराबर है तो ये वैनिश हो गया। ठीक है, इसको हमने 1 से लेके 0 तक इंटीग्रेट कर, तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो बी एन आ जाएगा 2 इंटू, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव हो गया 1, और इसका जो इंटीग्रल है वो है माइनस कॉस के बराबर, तो उसको साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस के बराबर होता है, तो उसको प्लस करते हैं। ठीक है, एवरीवन फॉलोइंग में, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चल रहा है। ठीक है, इसको अब दोबारा एक बार और करना पड़ेगा, इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया तो वेनिश हो गया, ये एन आपके पास आ गया 2 इंटू माइनस कॉस 2 पाई एन प्लस कॉस का डेरिवेटिव जो है, कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो कॉस का इंटीग्रल जो है वो प्लस साइन होता है। ठीक हो गया, वी आर लेफ्ट विद दिस थिंग। इसको जब हम पुट करेंगे इसके अंदर वैल्यूज, तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हो जाएगा बी एन। ठीक है, 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, जब हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा वाला जो ब्रैकेट है ना, इसको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले ब्रैकेट में जब हम 1 डालेंगे, साइन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक
ठीक है, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। n की वैल्यू तो हमें पता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक ले आ सकते हैं। n को 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई, 3 रखेंगे तो 6 पाई, क्योंकि ये तो 1 हो चुका है जब 1 डालेंगे। ठीक है, तो साइन ऐसी तमाम वैल्यूज पे 0 होता है, और जब 0 डालेंगे तो ये साइन ऑफ 0 हो चुका होगा। ये वाला टर्म तो ऑलवेज 0 है, ठीक है, इसकी हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं। इससे पहले टर्म जब हम 1 डाल देंगे टी को तो ये हो जाएगा -1 cos 2 पाई n ओवर 2 पाई n। और जब हम इसमें 0 डाल देंगे तो क्योंकि टी को जब 0 कर देंगे हम तो ये पूरा थिंग वैनिश हो जाएगी। ठीक है, और cos हमें पता है फॉर एवरी इवन मल्टीपल ऑफ पाई cos की वैल्यू 1 हो। 360 पे 1 है, 720 पे 1, 360 पे 1 है, 720 पे 1 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फॉर ऑल इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, तो ये चीज 1 के बराबर होगी। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू, ये 2 इससे कट जाएगा -1 ओवर पाई। लेट्स गो बैक एंड चेक, यही वैल्यू थी। यस ठीक है, एक सेकंड मैं फ्लैश कर दूं ताकि बाकी सबको ना पड़े। ठीक है, बी एन की वैल्यू बाकी में है, ए एन की वैल्यू जो है वो 0 आई हमारी, ये हाफ आई, और ये बिल्कुल -1 ओवर। इसका मतलब ये है कि ये जो वेव है हमारी ये इनहेरेंटली इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन? एनीबॉडी? ये वेव जो है ये इवन फंक्शन कहलाएगी या ऑड फंक्शन? एनीवन प्लीज? ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? आवाज नहीं आ रही मेरी किसी को? अरे इवन फंक्शन इवन नहीं है, ये ऑड फंक्शन। दिस इज ऑड फंक्शन, इसीलिए इसके ऑड लेगो ब्लॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं भी आपको व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ कैसे ये ऑड है। सही है सर। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं हम। ठीक है, ये ऑड फंक्शन ऐसे है कि ये वेव जो है ये इस तरह से, ठीक है, एक्स एक्सेस से पूरी सी ऊपर है। अगर ये वेव एक्स एक्सेस से ऊपर नहीं होती, ऐसी होती, ठीक है, फिर क्या होता है, ये ऑड फंक्शन बन जाता है अगर ये वेव ऐसे होती। ठीक है, अब आपको इसकी रिफ्लेक्शन पहले आप वाई एक्सेस में लें फिर एक्स एक्सेस में लें, तब इसकी रिफ्लेक्शन बन जाती है। तो दिस वेव इज अ ऑड फंक्शन, इसीलिए इसके ऑड लेवल होगा। ठीक है, नाउ वी अगेन गो बैक टू द स्लाइड। ठीक है, तो हमने ये सब निकाल लिया था। अब इसके लेगो ब्लॉक्स भी पता चल गए। इसको हम मैटलैब में भी आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, मैटलैब में आप कर सकते हैं इसको प्लॉट, तरीका एक आपको बता दिया था जैसे स्क्वायर वेव के। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड, फोरियर सीरीज का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक खास बात होती है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, व्हाई वी कॉल इट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वो मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपको पता है कि जितनी भी वेव्स होती हैं उसके लेगो ब्लॉक्स होते हैं वो साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं, जिनके मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसको डिस्क्रीट जो है वो इसलिए कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कंटिन्यूअस नहीं होते। आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है एफ नॉट, उसके बाद उसके एन टाइम्स मल्टीपल्स होते हैं वेयर एन इज एन इंटीजर। ठीक है, तो ये जो वेव है, ठीक है, ये कोई आपको लेगो ब्लॉक्स फॉर एग्जांपल दिखा रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज की थी, उसके बाद जो है वो हार्मोनिक्स है। ठीक है, तो जब आप स्केच करते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा है? ठीक है, ये वही वाली वेव है जो कि हमने पल्स ट्रेन, स्क्वायर वेव पल्स ट्रेन की थी, और इसके ये लेगो ब्लॉक्स। ठीक है, इसको हमने प्लॉट करके भी मैटलैब में देखा था। ऐसी वेव्स का जो स्पेक्ट्रम होता है में गैप आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद उसके मल्टीपल्स हैं, ईच के जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो नहीं है। फॉर एग्जांपल लास्ट एग्जांपल में आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी 1 हर्ट्ज। ठीक है, अब 1 हर्ट्ज का जब आप मल्टीपल लेंगे एन एफ नॉट करके तो
n को 1 रखेंगे तो 1 हर्ट्ज हो जाएगा, n को 2 रखेंगे तो 2 टाइम्स 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज हो जाएगा, n को 3 रखेंगे तो 3 टाइम 1 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज हो जाएगा। उसमें 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज 4 हर्ट्ज तो मौजूद है, 1.1 हर्ट्ज 1.2 हर्ट्ज मौजूद है। इसलिए जब आप फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाएंगे, आइदर आप एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाएं या फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाएं, उसमें गैप होगा, 1 2 3 4 पे लकीर होगी, 1 और 2 के दरमियान में कोई लकीर नहीं होगी, 2 और 3 के दरमियान में। ऐसी जो फोरियर सीरीज से जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आता है उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसमें गैप्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, ये बाकी की चीज़ें में भी आपके लिए थोड़ी सी हाई हैं, ठीक है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी फोरियर ट्रांसफॉर्म की जानिब जाएंगे। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ है, जस्ट लेट मी ओपन इट। ठीक है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपका 2 क्रेडिट आवर्स वाला ये कोर्स है। ठीक है, वो चीज़ें हम 3 क्रेडिट आवर वाले कोर्स को पढ़ाते हैं। 4 ईयर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, 4 ईयर ट्रांसफॉर्म की आपको अब स्लाइड नजर आ रही होगी। इसके अंदर बेसिकली जो डिफरेंस है पिछले वाले से वो ये है कि हम अब पीरियोडिक सिग्नल से ए पीरियोडिक सिग्नल्स की जानिब जा रहे हैं। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब होता है जो अपने शेप को रिपीट करते हैं, ए पीरियोडिक होता है जो अपने शेप को रिपीट नहीं करते। तो अभी तक हमने पीरियोडिक सिग्नल देखे थे, दो तरह के सिग्नल देखे थे, एक स्क्वायर पल्स ट्रेन की, एक शॉर्ट टूथ पल्स ट्रेन की। दोनों पीरियोडिक थी क्योंकि वो अपने शेप को रिपीट कर रही थी। अब हम ए पीरियोडिक की जानिब जा रहे हैं। तो ए पीरियोडिक सिग्नल और पीरियोडिक सिग्नल में फर्क ये होता है कि दोनों सिग्नल्स का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पीरियोडिक सिग्नल होता है तो फोरियर सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा था। और जब नॉन पीरियोडिक वेवफॉर्म होती है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म को अब हम देखने लगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है। पिछली बार हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी देखी थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी देखी थी। इस बार हम खाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसकी देख रहे हैं और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ये सारी। ठीक है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इसको देख लें कि फ़र्क क्या है। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो भी बेसिकली सिग्नल्स को उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में जाहिर करता है। लेकिन फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म में फर्क है कि जब हम पीरियोडिक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वो डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि उसके अंदर गैप्स होते हैं, हार्मोनिक्स होते हैं, इंटीजरल मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल बीच की फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। लेकिन जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है जो कि ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए हमने बनाया है, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि उसमें गैप्स नहीं होते। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको एक्सपोनेंशियल का मुझे टच देना पड़ेगा। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन होती है स्पेक्ट्रम की वो क्या होती है, एक सेकंड। ठीक है, मैं अभी 11 20 22 पे आपको ब्रेक दे दूंगा, फिर आप सेकंड सेशन के लिए ज्वाइन। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है, हमने दो तरह के देखे थे, एक स्क्वायर टूथ देखा कि हम लेगो ब्लॉक्स बना सकते हैं। लेगो ब्लॉक्स इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स हार्मोनिक। ठीक है, इन तमाम को ऐड करके हम ओरिजिनल सिग्नल को बता सकते हैं। क्या जब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम बनाते हैं तो डिस्क्रीट होता है, एफ नॉट है, मे बी 2 एफ नॉट है, 3 एफ नॉट है, बीच में क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो फोरियर सीरीज आपको हेल्प करता है पीरियोडिक सिग्नल का स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, विच इज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को देखने से पहले हम पहले देखेंगे कि आप ये जो आपके हार्मोनिक्स थे को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी
भी साइनोसॉइडल वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल एक तरीका होता है एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी या फेजर का, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी का। वो तरीका एक ये होता है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फेजर है तो हम कह रहे हैं ई पावर जे थीटा, उसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। ठीक है, एक इसका होता है मैग्नीट्यूड, वो रिप्रेजेंट करता है इस रे की लेंथ को, थीटा रिप्रेजेंट करता है इसके एंगल को। ठीक है, ये वाला जो मैंने अभी आपको चीज बताई है ये है एक स्टेशनरी फेजर। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की साइन वेव है, इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी। उसको जब आप फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से होगा, ए जे ओमेगा टी, लेट्स से फेज भी है फाई। ठीक है, ये स्टेशनरी फेजर था, इसका थीटा चेंज नहीं हो रहा था। ये रोटेटिंग फेजर है, इसका थीटा चेंज हो रहा है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी है मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस सम इनिशियल फेज शिफ्ट, इसको हम कह रहे हैं फाई। ये वाली जो चीज है ये कहलाती है रोटेटिंग फेजर। ठीक है, अब इसमें ए जो है ये इसका एम्पलीट्यूड है, फेजर वैसे ही है, उसका मैग्नीट्यूड ए है, लेकिन अब क्या है ये की ओमेगा की फ्रीक्वेंसी से घूम रहे हैं और इसका इनिशियल एंगल है फाई। ठीक है, यानी कि जब टी इज इक्वल टू 0 था तो इस फेजर की पोजीशन ये, अरे ये सबको बात समझ में, टी इज इक्वल टू 0 था तो ये फेजर इनिशियली यहाँ पे था, और जैसे जैसे टी बढ़ता जा रहा है तो क्योंकि ये स्विंग ले रहे हैं ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, तो इसका एंगल बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया। अगर फाई की वैल्यू, सर ये अगर अगर फाई मौजूद नहीं था, अगर फाई मौजूद नहीं था तो ये फेजर इस तरह से चल रहा था। ठीक है, यानी कि टी इज इक्वल टू 0 पे इसका एंगल था 0 और इसका मैग्नीट्यूड था ए एंड इट इज रोटेटिंग इन अ काउंटर क्लॉकवाइज पोजीशन। ये हमेशा याद रखिए, एक फेजर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है, तो एक साइन वेव की रिप्रेजेंटेशन आप फेजर के फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ कोई फेज शिफ्ट फाई अटैच था, अब टी इज इक्वल टू 0 पे इसका ऑलरेडी एंगल फाई मौजूद है जो कि फेज शिफ्ट है। अब जैसे जैसे टी बढ़ेगा तो इस फाई के अंदर इसके एंगल में एडिशन होता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ गई। कोई भी रोटेटिंग वेव को आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा में एक फेजर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक हो गया जी, अब पूछें क्या सवाल है। कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, क्या सवाल है आपका? कोई बच्चा कुछ बोल रहा था अभी, क्लियर है सवाल? सर ये वीडियो आपकी सर बीच में ब्रेक हो गई थी और आवाज भी सर बहुत मतलब इसके अंदर भी शोर आ रहा था, तो एकदम ही सर आपकी वीडियो बिल्कुल क्लोज हो गई, स्क्रीन ऑफ हो गई। आपके आपके इंटरनेट में कोई ये मेरे प्रॉब्लम को होगी समझ नहीं आया। तो मैं आपको नहीं सर, रिकॉर्डिंग, वो नेट की तरफ से कोई इशू नहीं है, वो आपकी स्क्रीन एकदम मीटिंग एंड हुई है, दोबारा ज्वाइन हुई है तो अच्छा मैं चेक कर लूँगा, मैं रिकॉर्डिंग तो खैर आपको भेज ही देता हूँ, आप उसमें से देखिए। अच्छा मैं ये वाली क्लास खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्लास लीडर को अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड करा दें, वी विल ज्वाइन बैक एट 11:40। ठीक है, ठीक है 11:40 पे मैं ज्वाइन करूँगा। चले ओके जी, अच्छा अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना अटेंडेंस क्लास लीडर को रिकॉर्ड करें।